अगर पलासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल की चाबी दी, तो बक्सर की लड़ाई ने भारत की सत्ता की चाबी भी उसके हाथ में रख दी थी। यह सिर्फ एक जंग नहीं था, यह भारत के राजाओं की नासमझी, ईस्ट इंडिया कंपनी की चालाकी और सत्ता की भूख की कहानी है। मैं हूं संदीप सिन्हा और आप देख रहे हैं माइंड वर्ल्ड एजुकेशन। चलिए चलते हैं उस मोड़ पर जहां से भारत की असली गुलामी की शुरुआत हुई, बक्सर की लड़ाई। 1757 की पलासी के लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की असली ताकत बन चुकी थी। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वह कंपनी की कठपुतली साबित हुए। जब मीर जाफर कंपनी की मांगे पूरी नहीं कर पाए, तो उन्हें हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम चतुर और महत्वाकांक्षी था। वह कंपनी की गुलामी करना नहीं चाहता था और यहीं से शुरू हुआ टकराव की कहानी। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर बना दी। वहां एक मजबूत सेना तैयार की। सैनिकों को यूरोपियन तरीके से हथियार, ट्रेनिंग और रणनीति सिखाया गया। उसने व्यापार पर लगने वाला टैक्स सभी पर समान कर दिया, चाहे वो भारतीय व्यापारी हो या अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी इससे नाराज हो गई और साल 1763 में दोनों के बीच खुला संघर्ष शुरू हुआ। मीर कासिम ने अंग्रेजों से सीधी टक्कर ली, लेकिन कंपनी के सेना ने कटवा, गेरिया और मुंगेर पर कब्जा कर लिया। मीर कासिम हार कर अवध की ओर भाग गया और वहां जाकर नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम II से गठबंधन किया। तीनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ निर्णायक युद्ध की योजना बनाई। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को गंगा नदी के किनारे बक्सर नामक स्थान पर लड़ा गया, जो अब बिहार राज्य में है। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, कमांडर मेजर हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ थे मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम II। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी लगभग 7000 सैनिकों की, लेकिन पूरी तरह प्रशिक्षित, संगठित और आधुनिक हथियारों से लैस। वहीं ट्रिपल अलायंस की सेना थी करीब 40,000 सैनिकों की, लेकिन तालमेल और लीडरशिप की भारी कमी थी। यहीं कंपनी को बढ़त मिली। सुबह होते ही युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में शाह आलम और नवाब की सेना ने जोश में हमला किया, लेकिन कंपनी की तोपों और अनुशासित सेना ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। मेजर मुनरो की रणनीति सटीक थी, सेंटर पर दबाव बना के दोनों विंग्स को बिखेरना। जब नवाब की तोपखाना यूनिट भाग गई, तो मोर्चा टूट गया। शाह आलम द्वितीय भाग खड़े हुए। मीर कासिम भी युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गया और नवाब शुजाउद्दौला को भी हार माननी पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्णायक विजय पाई। बक्सर की लड़ाई के बाद भारत की राजनीतिक सत्ता कंपनी के हाथ आ गई। मुगल सम्राट शाह आलम II ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार सौंप दिए, यानी टैक्स वसूली का अधिकार। इससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अपार धन संपत्ति का कंट्रोल मिल गया। 1765 में इलाहाबाद में 2 इम्पोर्टेंट संधियां हुई। पहला, शाह आलम II ने बंगाल की दीवानी कंपनी को सौंप दी। दूसरी, शुजाउद्दौला को अवध वापस दी गई, लेकिन भारी मुआवजा लेकर। मीर कासिम को सत्ता से पूरी तरह बेदखल कर दिया गया। इन संधियों के बाद भारत की असली सत्ता अब दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में थी। पलासी की लड़ाई में जीत से कंपनी को बंगाल का नियंत्रण मिला था, लेकिन बक्सर की लड़ाई से उसे वैधता और सम्राट का मोहर मिल गई। अब कंपनी केवल व्यापारी या साजिशकर्ता नहीं था, वह भारत की सरकारी शक्ति बन चुका था। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं, पलासी गेव देम बंगाल बट बक्सर गेव देम इंडिया। बक्सर की लड़ाई का असर सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, इसका असर पूरे हिंदुस्तान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और आत्मा पर पड़ा। इस हार के बाद भारतीय राजवाड़ों का अंग्रेजों पर से विश्वास पूरी तरह टूट गया। दिल्ली की सत्ता जो पहले से कमजोर हो चुकी थी, अब बची कुछ प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। मुगल सम्राट अब सिर्फ एक मुहर बनकर रह गया और हुकूमत करने वाला असली ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। बंगाल का खजाना जो कभी समृद्धि की मिसाल था, अब कंपनी की नीतियों के कारण तेजी से खाली होने लगा। कंपनी का शासन तानाशाही पर आधारित था, एक ऐसा शासन जो व्यापार के नाम पर लूट करता था और कर के नाम पर शोषण करता था। और यही शोषण था जिसने धीरे धीरे देश के कोने कोने में असंतोष की चिंगारी फैलाई, जो आगे आने वाले समय में 1857 जैसे महान विद्रोह की कहानी बनी। इतिहास यही सवाल पूछता है, जब संख्या में ज्यादा थे तो फिर भारतीय सेनाएं कैसे हार गई? इसका उत्तर छिपा है आपसी मतभेदों में। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम II की ट्रिपल अलायंस आपसी अविश्वास से बंधे थे। किसी के पास क्लियर लीडरशिप नहीं था और न ही साझा रणनीति।
उनकी सेनाएं भले ही बड़ी थी, लेकिन उनमें आधुनिक सैन्य तकनीक और अनुशासन की भारी कमी थी। इसके विपरीत ब्रिटिश सेना भले ही संख्यात्मक रूप से कम थी, पर वह बेहतर प्रशिक्षण, मजबूत लीडरशिप और एकजुटता के बल पर मैदान पर उतरे थे। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं रही, अब वह बन चुकी थी कंपनी बहादुर। उनके पास था सेना का बल, कर वसूलने का अधिकार, अदालतों का नियंत्रण और प्रशासन की पूरी ताकत। यानी अब कंपनी व्यापार नहीं, हुकूमत कर रही थी। बक्सर की जीत ने अंग्रेजों को भारत पर शासन करने की वैधानिक और व्यवहारिक जमीन दे दी। मुगल सम्राट अब केवल नाम के राजा थे और असली ताकत अब अंग्रेजों के हाथों में थी। यहीं से भारत के इतिहास का वह अध्याय शुरू होता है जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश राज। बक्सर की लड़ाई हमें यही सिखाता है कि जब अपने ही आपस में बढ़ जाए तो दुश्मन राज करने लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही इतिहास से जुड़ी कहानियों के लिए माइंड वर्ल्ड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं संदीप सिन्हा और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।